नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें भी तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है। आइए शुरुआत करते हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के हवाले से आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कई बैठकें करने वाले हैं मुख्यमंत्री। आज 126वीं HSVP की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। HSVP के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा सिविल सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद। और नई गौशाला बनाए जाने के मसले पर भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शाम 5 बजे बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। अहम खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठकों के हवाले से दे रहे हैं। आज कई बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 126वीं HSVP की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। HSVP के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में सुबह ये बैठक होगी। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज कई अहम बैठकें हैं। HSVP के अधिकारियों के साथ भी बैठक है उनकी। शाम को 5 बजे एक और बैठक है। तफसील से बताइए आज मुख्यमंत्री के शेड्यूल के बारे में जितेंद्र। देखिए, बिल्कुल मुमताज, अगर हम मुख्यमंत्री के शेड्यूल की बात करते हैं तो आज 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 126वीं HSVP की बैठक होने जा रही है, जिसमें HSVP से संबंधित जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसमें किस तरीके की तब्दीलियां और कार्यों के अंदर तेजी लाने की आवश्यकता है, इसको लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा भी इस बैठक के अंदर और क्या कुछ मसौदा और एजेंडा रहने वाला है, बैठक के बाद ये जानकारी भी जो है सामने निकल करके आएगी। और इसी के अलावा आज दूसरी जो बैठक है वो नई गौशाला खोलने को लेकर के है। देखिए मुमताज, 20 तारीख से अगर हरियाणा के बजट सत्र की भी अगर हम बात करते हैं तो इससे पूर्व के बजट सत्र के अंदर जो गौशाला है उनके लिए बजट के अंदर 10 गुना वृद्धि जो है वो की गई थी। ऐसी स्थिति में मौजूदा समय में भी किस प्रकार से गौशालाओं को लेकर के कार्य किया जा रहा है और नई गौशाला खोलने को लेकर के किस तरीके का रोड मैप है, इसे लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहने वाले हैं और आज पूरा दिन इसके अलावा भी जो 1-to-1 बैठकें हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो है वो रहने वाली हैं। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का आज पूरे दिन का शेड्यूल जो है वो चंडीगढ़ के अंदर रहने वाला है। मुमताज। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गुजारिश है आपसे एक और अहम खबर का रुख करें, हम फिर वापसी करेंगे आपके पास। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की चंडीगढ़ में अहम बैठकें हो रही है। आज लोकसभा आवेदकों की तिथि खत्म हो रही है और 12 फरवरी को लोकसभा समन्वयकों की बैठक होगी। 13 फरवरी को हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी और 14 फरवरी को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय में समन्वयकों की बैठक होगी और बैठक में दीपक बाबरिया, उदयभान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर चरणदास भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो जितेंद्र चौधरी का रुख करेंगे एक बार फिर, हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, आज का दिन कांग्रेस के लिए भी खासा मसरूफ है। कई अहम बैठकें होने वाली हैं अलग अलग कमिटीज की कांग्रेस की। जरा तफसील से बताइए कांग्रेस की इन बैठकों के बारे में भी। देखिए, कांग्रेस की बैठकों की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी तक जो लोकसभा के जो आवेदक थे उन्हें वक्त जो है वो दिया गया था। आज शाम 5 बजे ये वक्त हो जाएगा कि जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार वो अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत करें। इसको लेकर के आज 7 फरवरी तक का वक्त जो है वो दिया गया था। इसके अलावा लोकसभा के समन्वयक भी बनाए गए थे। जो लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो आवेदक है उनको लेकर के उनकी स्क्रूटनी है, किस तरीके से उनके नाम जो है वो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने को लेकर के जरूरी है, इसको लेकर के एक बैठक जो है 12 फरवरी को बुलाई गई है। 12, 13 और 14 फरवरी अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक बड़ा डेरा जो है वो तमाम बड़े नेताओं का चंडीगढ़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के खासतौर से जो चर्चा है, जो बैठकें हैं वो रहने वाली है। 12 तारीख को लोकसभा समन्वयकों की बैठक जो है वो रहने वाली है। इसी के अलावा प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक है वो 13 तारीख को होगी। मैनिफेस्टो कांग्रेस का किस तरीके से होगा इसको लेकर के भी एक बैठक जो है वो 13 तारीख को होनी है। और साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष है चरणदास, वो भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जो है इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की इस तैयारी से ये साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस अब
चुनावी मोड के अंदर जो है टॉप गियर लगाते हुए नजर आ रही है। और जो उम्मीदवार हैं, जहां उनकी स्क्रूटनी को लेकर के कांग्रेस अब अगले कदम को उठाते हुए नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम मंथन बैठकों के जरिए भी किस तरीके से जो कांग्रेस के नाम है वो निकल करके आते हैं और एजेंडा और मैनिफेस्टो कांग्रेस का कैसे होगा, जो लोग जो है कांग्रेस पर केंद्र की सरकार बनाने को लेकर के किस प्रकार से भरोसा करते हैं या नहीं, इसको लेकर के ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण हरियाणा में, चंडीगढ़ में खासतौर से देखने वाले हैं। और इन तीनों दिनों लगातार मंथन बैठकों का दौर जो है वो रहने वाला है। हालांकि आज भी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बजट सत्र को लेकर के एक बैठक जो है वो अपने तमाम विधायकों के साथ करने वाले हैं। जी, यानी जितेंद्र, फील्ड में भी अब सब लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। यानी कह सकते हैं जितेंद्र, प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी माहौल है और हर तरफ जहां देखो वहां चुनाव की ही बातें नजर आती हैं। कांग्रेस की ये बैठकें भी इसी की बानगी है। दिन भर सिलसिला चलने वाला है कांग्रेस की बैठकों का। देखिए, बिल्कुल 12, 13 और 14 फरवरी इसी प्रकार का जो बैठकों का दौर है वो रहने वाला है। और आज ये देखना होगा कि 7 फरवरी को शाम 5 बजे तक कांग्रेस के पास कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो 10 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो उम्मीदवारी को अपनी को दावेदारी को जो है पेश कर रहे हैं। ये भी आज शाम को स्पष्ट होने वाला है कि किस तरीके से इन तमाम उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। और फिर उसके बाद स्क्रूटनी और तमाम बैठकों के जरिए किस तरीके से उसमें से जो 10 नाम हैं जिन्हें जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर या फिर जनता जिन पर भरोसा कर सकती है, ऐसे कैंडिडेट के तौर पर जो है वो देखा जाएगा। ये आने वाली इन 3 दिवसीय बैठकों के अंदर जो है वो काफी हद तक स्पष्ट होने वाला है। जितेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठकों का दौर भी जारी रहने वाला है। लगातार 3 दिन तक अलग अलग ये बैठकें कांग्रेस की होने वाली हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है आज और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। जाहिर है बजट सत्र से पहले कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी। इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस की तरफ से रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी। आज होनी है विधायक दल की बैठक। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अनिल, बहुत स्वागत है आपका खबर के तहत तक हमारे खास कार्यक्रम में। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। जाहिर है 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। अनिल, ऐसे में विपक्ष अपनी रणनीति बनाएगा ही, तो आज का दिन चुना है कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक के लिए। अनिल, तफसील से बताइए इस बैठक के बारे में। बिल्कुल, देखिए जो बजट सत्र है काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर बात करें मनोहर सरकार की, बात करें मनोहर सरकार का ये आखिरी बजट है, तो आखिरी बजट में किस तरीके से सरकार को घेरा जा सकता है बजट सत्र में, इसी को लेकर कांग्रेस की रणनीति बनेगी। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी, मुमताज दोपहर बाद 3 बजे बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। डिप्टी CLP आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा, रावदान सिंह समेत जो कांग्रेस के तमाम विधायक आज की बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि बजट सत्र में कांग्रेस किन किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे, खासतौर से जो सहकारिता विभाग में घोटाला सामने आया, इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में FPO में एक कहीं ना कहीं उसमें भी एक घोटाला सामने आया था, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे काफी है। कांग्रेस का कहना है कि HPSC, SSC और HKRN के जरिए जो रोजगार में रोजगार देते समय जो गड़बड़ियां सामने आ रही है, उन मुद्दों पर भी सरकार को घेरा जाएगा। किसानों के मुद्दे हो, युवाओं के मुद्दे हो, महंगाई हो, ये सारे के सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। और मुमताज खास तौर से क्योंकि देखिए कुछ दिन बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है, लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले सत्र में कांग्रेस अपनी उपस्थिति किस तरीके से दर्ज करा सकती है। बतौर मुख्य विपक्षी दल, मजबूत विपक्षी दल के दौर पर कांग्रेस अपनी हाजिरी कैसे दर्ज करा सकते हैं, तो कांग्रेस
कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि आखिरी बजट सत्र में सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाए। महंगाई के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी सरकार की तरफ से। जो एक मैनिफेस्टो पहले जारी किया गया था सत्ता में आने से पहले, मैनिफेस्टो पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार से सवाल जवाब करेगी कि किस तरीके से जो चुनावी वायदे से बीजेपी ने किस तरीके से पूरे किया, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा भी, तमाम मुद्दे जिन मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। अनिल, जाहिर सी बात है विपक्ष के पास भी अपनी रणनीति है सरकार को घेरने के लिए। क्या लगता है अनिल, इस बार सत्र में विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से, किन मामलात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की जबरदस्त कोशिश की जा सकती है? वो अहम और बड़े मुद्दे कौन से हैं इस बार? देखिए, जो सहकारिता विभाग में घोटाला सामने आया है, एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी, क्योंकि ये मुद्दा सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ, सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरीके से इस मामले की परतें खोली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी। जो कांग्रेस के विधायक है चिरंजीव राव, वो सीधा सीधा सहकारिता मंत्री के ऊपर पहले ही बड़े आरोप लगा चुके। तो ऐसे में कांग्रेस सदन के अंदर सरकार को पूर्ण तौर पर घेरने का काम करेगी। रोजगार के मुद्दों पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष हमेशा आमने सामने रहता है। एक बार फिर रोजगार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने रहेगा। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ईडी को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ईडी का मुद्दा भी विपक्ष सदन में उठा सकता है कि ईडी का जो है केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पिछले दिनों ईडी 2 बार पूछताछ कर चुके हैं, कई नेताओं के घरों पर ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। तो ऐसे में ईडी के मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर सकता है। ठीक है अनिल, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर का। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक है आज और एसएमसी शिक्षकों की पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कमेटी के चेयरमैन हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह इसके सदस्य हैं। पॉलिसी को लेकर शिक्षा विभाग प्रेजेंटेशन देगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की शिमला से। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक है आज और काफी अहम ये बैठक है। इस बैठक के हवाले से आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं। एसएमसी शिक्षकों की पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई है और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इस कमेटी के चेयरमैन। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कैबिनेट सब कमेटी की आज अहम बैठक है। एसएमसी शिक्षकों की भर्ती को लेकर कमेटी बनाई गई है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में वर्ष 2000 में जो कंप्यूटर शिक्षक लगे थे, लगभग 1300 इनकी संख्या बनती है अभी, और उस वक्त से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ 2012 से एसएमसी शिक्षक, ये 2525 के करीब एसएमसी शिक्षक है पूरे प्रदेश में, ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इनको लेकर अभी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, जबकि कंप्यूटर शिक्षक प्राइवेट जो कंपनी है उसके तहत वो काम कर रहे हैं, उसके अंडर वो काम कर रहे हैं। वैसे में के रोजगार को सुरक्षित किया जाए और इनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर लगातार मांगे उठती रही है। और पूर्व में जो एसएमसी शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, वो अलग अलग समय पर आंदोलन भी करते आए हैं और अभी भी एसएमसी शिक्षक शिमला में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्रमिक अनशन का चला हुआ है और अब इन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक का भी ऐलान किया है। तो अनिश्चितकाल तक ये पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी, इस तरह का ऐलान इनका हो चुका है। तो ऐसे में इनकी समस्याओं का, इनके लिए पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है, इसको लेकर ही ये कैबिनेट सब कमेटी मंत्रिमंडल में गठित हुई थी और उसमें रोहित ठाकुर को उसका चेयरमैन बनाया गया था। 2 कैबिनेट मंत्री हैं और सचिव राकेश कंवर हैं जो शिक्षा सचिव भी हैं। तो ऐसे में इस कमेटी की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 11 बजे राज्य सचिवालय में बैठक की, इसको लेकर प्रेजेंटेशन दी जाएगी कि इसके लीगल पोजीशन अभी क्या है। यानी ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसी दिक्कत ना आए कि कल दिन कोई कोर्ट में चैलेंज करे इस पॉलिसी को, और इसमें इनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, तमाम कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। तो इसी से जुड़ी आज प्रेजेंटेशन होनी है और उसके बाद एक हम कह सकते हैं ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, पॉलिसी तैयार की जाएगी और उसमें उचित लगा तो फिर मंत्रिमंडल में उसको मंजूरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत पेचीदगियां बेशक अभी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके मुद्दे चल रहे हैं एसएमसी शिक्षकों की, कंप्यूटर शिक्षकों की, उसको हल निकालने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है और इसी से जुड़ी आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। उसमें आज मोटा मोटा जो है पता चल जाएगा कि क्या इनके लिए पॉलिसी, स्थायी पॉलिसी बन सकती है, इनको नियमित किया जा सकता है। क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा है कि पीटीए शिक्षकों को जो एक रेगुलर करने का प्रोसेस
है उस तरह से नहीं किया गया था शुरू में, लेकिन उनको नियमित सैलरी दी गई थी, नियमित बराबर सैलरी उनको दी गई थी, बाद में उनको नियमित किया गया। तो क्या इनके लिए भी कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है? ऐसे तमाम विषय आज जब इसमें चर्चा में रहेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होनी है और उसके जरिए पॉलिसी का एक जो हम कहते हैं कि मोटा मोटा ड्राफ्ट जो है लेकर डिस्कशन की जानी है। और फिर अगर पॉलिसी बनाने की ना बताई और उसको मंजूरी दिलाने की ना बताई तो ये विषय जाना है, क्योंकि ये शिक्षक लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं और कई साल है, 20-22 साल है, कईयों को 10 साल है जो है काम करते हुई है, लेकिन उनका भविष्य अधर में लटक गया है। और इस वक्त अगर उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बनती है तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक जो कहते हैं जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं उनके अपने जीवन में जो है अंधेरा छा जाएगा। तो ऐसे में एक शुरुआत जो है सरकार की तरफ से हुई है, तो आज देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आए। प्रदीप, कितनी है तादाद एसएमसी शिक्षकों की और कंप्यूटर शिक्षकों की जिन्होंने मिलकर ये आंदोलन शुरू किया है पॉलिसी के लिए? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में जो कंप्यूटर शिक्षक ये 2000 में लगे थे और 1300 के करीब इस वक्त है। और इसके साथ साथ एसएमसी शिक्षकों की बात करें तो ये 2012 में लगाए और 2525 के करीब इनकी वर्तमान में संख्या है। काफी एक वर्ग है ये दोनों शिक्षक का। हालांकि जो एसएमसी शिक्षक है वो तो उस वक्त के तहत उनकी भर्तियां हुई थी, लेकिन जो कंप्यूटर शिक्षक है उनको एक कंपनी के अधीन रखा गया है, अभी भी एक कंपनी के अधीन है। ऐसे में जो कंप्यूटर शिक्षक है वो आगे कैसे उनका विषय से किया जा सकता है? शिक्षकों का जो स्कूल प्लेसमेंट कमेटीज होती हैं समितियां, उनके तहत जो शिक्षक लगे हैं उनका भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, तो इसी से जुड़ी आज ये बैठक हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे पंजाब का। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने का मामला है ये। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी और बैठक में सरकार के अधिकारी और सलाहकार भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मान ने एनओसी की शर्त हटाने की घोषणा की। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से मुतालिक ये बड़ा फैसला किया गया। पंजाब में एनओसी की शर्त हटाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। इसी को लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से। यह अहम खबर आपको पंजाब से दे रहे हैं। सीएम ने ये आला सतही बैठक आज बुलाई है और दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में सरकार के अधिकारी और सलाहकार भी मौजूद रहे। आज ये उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। रजिस्ट्रियों के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने का मामला है। मुख्यमंत्री ने एनओसी की शर्त को खत्म करने की घोषणा की है और दोपहर 1 बजे इसी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बुलाई गई। मेरे साथी हरसिमरत पॉल मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुकी हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज उच्च स्तरीय बैठक बुलाई उन्होंने। रजिस्ट्रियों में एनओसी को शर्त को हटाने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने और इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। आप तफसील से बताइए पूरा मामला क्या है हरसिमरत, और ये ऐलान करने के बाद लोगों को क्या सहूलत मिलेगी, किस वक्त ये बैठक होगी, तमाम तफसील बताएं। जी बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि पंजाब में पिछले कुछ समय से रजिस्ट्रियां बंद थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आगे उनको निर्देश दिए गए और उसके बाद अलग अलग जगह पर कैंप लगाए गए रजिस्ट्रियों के लिए और उसके बाद रजिस्ट्रियों की है शुरुआत हुई। पर जो मेन अड़िका उसमें आ रहा था वो था एनओसी का, यानी कि एनओसी की वजह से बहुत सारी रजिस्ट्रियां रुकी हुई थी। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा कदम जो है वो उठाया है। पंजाब में एनओसी की शर्त जो है रजिस्ट्री के लिए वो खत्म कर दी है। आपको बताएं इससे लाखों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि अब एनओसी लेने के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग विभागों में नहीं भटकना पड़ेगा। तो ऐसे में एनओसी की शर्त जो है पंजाब में खत्म कर दी गई है। आपको बताएं कि इसका जो खुलासा है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिन किया, वो अलग अलग जगह पर कैंपों में जा रहे थे, जहां पर आपको बताएं पिछले दिनों मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान उनकी तरफ से एक नया
जो घर घर जाके जो डिलीवरी करवाने का है या सरकार तू हाटे द्वार नाम से जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। वो वहां पर कैंपेनिंग में पहुंचे थे, वहां पर लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना। तो वहां पर ये जो शर्त है खत्म रखने की बात उन्होंने कही है कि एनओसी जो है अब खत्म कर दी जाएगी और जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। तो ऐसे को लेकर आज जो है मीटिंग रखी गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा। दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होनी है और आला अधिकारी जो है इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ सरकारी नुमाइंदे भी और जो इसके साथ लगते जो भी इस सारे एनओसी के अंडर जो वर्क करते हैं, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो कोई एमएलए के अंडर है या जो इसके मंत्री है विभाग के, वो भी वहां पर शामिल होंगे। आपको बताएंगे इसकी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, एक खाका तैयार किया जाएगा जिसमें कि अब एनओसी की शर्त को हटाया जाएगा। आपको ये बता दें कि इसके साथ ही एक एनओसी की शर्त तो हट जाएगी, पर स्टाम्प ड्यूटी के लिए जो है वो कलर कोड डिसाइड हो जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि जो कॉलोनी वाले हैं, जो कॉलोनी काटना चाहते हैं, उनके लिए लाल रंग का स्टाम्प पेपर जो है वो जारी किया गया था। उसके हिसाब से ही उनको कॉलोनियां काटी जाएंगी, क्योंकि देखा गया पंजाब में 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं जिनको किसी न किसी, चाहे वो सीवरेज की प्रॉब्लम है, चाहे पानी की प्रॉब्लम है, चाहे मीटर लगाने की प्रॉब्लम है या बिजली लेने की प्रॉब्लम है, ये सारी देखी जा रही थी क्योंकि एनओसी की वजह से नहीं मिल पा रहा है। और एक बात आपको ये भी बता दें कि गमाडा के जो अधिकारी हैं उन्होंने हालांकि इसको बीच में लाने से मना किया है, क्योंकि गमाडा की जो एनओसी है वो गमाडा के द्वारा ही दी जाती है। ऐसे में लोगों को जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अगर कॉलोनी में आप घर लेते हैं तो कॉलोनी का जो काटेगा, जो उसका ऑनर होगा, जो बिल्डर होगा, वही जो है एनओसी लेके आएगा। इसका मतलब ये है कि लोगों के लिए सिरदर्दी खत्म हो जाएगी और सीधे तौर पर जो रिवेन्यू है, बिचौलिए खत्म होंगे, उनके खत्म होने से सरकार को जो रिवेन्यू है वो भी बढ़कर मिलेगा। जी बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। और अब रुख करेंगे हम उत्तराखंड का। उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली है। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में ईडी ने रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हरक सिंह रावत के 16 लोकेशंस पर रेड पड़ी है। उत्तराखंड के देहरादून में ईडी की रेड डिफेंस कॉलोनी स्थित उनके आवास पर हुई। दिल्ली, उत्तराखंड और चंडीगढ़ में हरक सिंह रावत के 16 लोकेशंस पर ईडी ने रेड डाली। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर भी छापा मारा गया उनके। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चली। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कांग्रेस नेता हैं और आपको बता दें कि 16 लोकेशंस पर ईडी ने छापा मारा। हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे इस खबर पर हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के 1-2 नहीं 16 ठिकानों पर छापेमारी की है ईडी ने। इसमें उत्तराखंड, चंडीगढ़ कई जगह शामिल हैं। आप बताइए तफसील से कहां कहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और क्या अभी भी ये कार्रवाई चल रही है ईडी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हरक सिंह रावत पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और उनके करीब 16 ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की। सुबह अर्ली मॉर्निंग से ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और अभी भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। उनका जो मेन आवास है डिफेंस कॉलोनी, उसके साथ साथ सहसपुर में कॉलेज है और एक पेट्रोल पंप है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी कई जगह पर उनके ठिकाने हैं। इसके साथ साथ पहाड़ में भी जो उनकी जगह है, उन तमाम जगहों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। इस वक्त हम डिफेंस कॉलोनी के इस घर के बाहर मौजूद हैं, जो उनका मेन हाउस है। यहाँ पर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है और आप देख सकते हैं कि इस घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन घर के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार पूछताछ घर के लोगों से करते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि डॉक्टर हरक सिंह रावत मौजूद नहीं है, उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं और इस घर के पास मीडिया इकट्ठी है, गेट बंद कर दिया गया है ताकि ना जा सके। साथ ही साथ ये जो कार्रवाई है करीब पिछले 2 घंटे से चल रही है। 2 घंटे से ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और वो क्या सर्च कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट स्कैम हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर हरक सिंह रावत का नाम है क्योंकि वो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे हैं। ऐसे में उनका नाम इस केस में आया है और उसके बाद से पहले विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब इस मामले को क्योंकि बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया और ईडी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। मामला पैसे से जुड़ा हुआ है और जो पैसा आया, कहाँ आया, भ्रष्टाचार क्या हुआ, इन तमाम मामलों को लेकर के ईडी जांच कर रही है। इसीलिए जो 16 के 16 ठिकाने हैं डॉक्टर हरक सिंह रावत के, उन तमाम ठिकानों पर आज ईडी ने छापेमारी की है और ये छापेमारी लगातार जारी है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि हाल ही में डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था और वो कांग्रेस में वापस शामिल हो गए थे, तो ऐसे में
कहीं ना कहीं अब उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो चुनाव से पहले हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं ईडी ने, नासिर? देखिए बिल्कुल उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। ये भी माना जा रहा है कि जो आज की कार्रवाई है बड़ी कार्रवाई, इससे पहले भी एक और कार्रवाई की गई थी विजिलेंस के द्वारा और उनके जो उनका कॉलेज है वहां पर भी छापेमारी की गई थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ नोटिस देकर के उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन बाद में जब मामला सीबीआई और ईडी के पास चला गया तो अब इसको एक बड़ी कार्रवाई मान सकते हैं। यानी इससे डॉक्टर हर्ष सिंह रावत की चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि डॉक्टर हर्ष सिंह रावत जो हरिद्वार है वहां से चुनाव लड़ने की बात वो कह रहे थे कि उनको टिकट मिलता है तो वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो इसको राजनीतिक तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये फॉरेस्ट स्कैम का मामला है तो ऐसे में जो भी इस मामले में संलिप्त है जाहिर तौर पर कार्रवाई होगी और जो ईडी और सीबीआई है वो उन पर कार्रवाई कर रही है। जाहिर है नासिर, ये बड़ा मामला है उत्तराखंड में। अब इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोर ली हैं। चुनाव से पहले हरक सिंह रावत की मुश्किलें भी ईडी ने बढ़ा दी हैं, विजिलेंस भी इससे पहले कार्रवाई कर चुकी है। कुल मिलाकर ये मामला पिछले साल से ही जबरदस्त सुर्खियों में बना हुआ है। आपको क्या लगता है नासिर, हरक सिंह रावत के लिए अब ईडी की इस कार्रवाई के बाद मुश्किल हो जाएगा कि वो पार्टी के सामने भी खुद को मजबूत तरीके से पेश कर सके? देखिए बिल्कुल डॉक्टर हर्ष सिंह रावत के लिए बड़ा मामला है ऐसे, क्योंकि इतनी बड़ी जो कार्रवाई है अब तक नहीं हुई थी, अब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके जो 16 के 16 ठिकाने वहां पर कार्रवाई की गई और अब ये मामला मीडिया में सुर्खियों में है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनके लिए राजनीतिक तौर पर तो मुश्किलें होंगी। साथ ही साथ उसमें ये भी मान सकते हैं कि अगर ईडी के हाथ कुछ सुराग मिलते हैं या कोई ऐसा ईडी के हाथ सुराग मिलता है जो जिससे वो आरोपी साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और अगर ऐसी गिरफ्तारी होती है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं और इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। तो बात की बात होगी, फिलहाल कार्रवाई जारी है और 16 ठिकानों पर जब कार्रवाई ईडी कर रही तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ ईडी के हाथ जरूर लगेगा और ऐसे में वो किस तरह से अगली कार्रवाई करते देखने वाली बात होगी। सही कहा आपने नासिर, हरक सिंह रावत के सामने अभी मुश्किल ही मुश्किल है। पहले उन्होंने हरीश रावत के खिलाफ बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया, फिर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने भी पार्टी से निकाल दिया, फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन एक बार फिर थामा। अब देखते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा इस बड़ी कार्रवाई के बाद। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।